प्रिंटर खराब है, सिर्फ इतना बोल के इस सरकारी आदमी ने 10 करोड़ का स्कैम कर लिया और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। अगर आपके साथ भी कभी स्कैम हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि एक स्कैम करने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले कभी आपके साथ स्कैम हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसे हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। 2017 में इस कहानी की शुरुआत होती है। मैंगलोर में हम सरवना की फैमिली को देखते हैं। परिवार में उसकी पत्नी मित्रा, उसका 7 साल का बेटा जीवा, मित्रा का भाई जैकी और उनकी माँ जानकी होते हैं। सब मिलकर एक होटल चलाते हैं, लेकिन इस परिवार के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। मित्रा हर वक्त सरवना से नाराज रहती है, फिर भी सब मिलकर व्हील चेयर पर बैठे अपाहिज जीवा का पूरा ख्याल रखते हैं। सरवना रोज सुबह जीवा को स्कूल ड्रॉप करने और शाम को पिक करने के लिए जाता है। सब कुछ डेली रूटीन के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन उस दिन सरवना को स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। सरवना स्कूल पहुंचता है तो जीवा स्कूल में नहीं था। टीचर बताती है कि जीवा के अंकल यानी कि आपके भाई उसे ले गए। सरवना कहते हैं कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। पूरा परिवार स्कूल आता है। वो लोग जल्दी जल्दी में सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं तो पता चलता है कि 7 साल पहले ये लोग जिस आदमी को धोखा देकर भाग आए थे, आज उसी ने जीवा का किडनैप कर लिया है। इसी के साथ हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं। तब सरवना चेन्नई के मंगलापुरम में अकेला रहता था। सरवना की मां ने लोन लेकर उसके लिए एक घर बनवाया था, लेकिन ईएमआई चुकाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वो बिजली विभाग में काम करती थी। उनकी मौत के बाद सरवना को उनकी जगह पर नौकरी मिल गई थी। सरवना ये नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन ईएमआई चुकाने की मजबूरी में वो ये नौकरी कर रहा होता है। रोज सुबह तैयार होकर सरवना पास के ही एक होटल में नाश्ता करने के लिए जाता है। रेगुलर कस्टमर था तो होटल वाले से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। नाश्ता करने के बाद वो अपने ऑफिस में जाता है तो बिजली का बिल जमा करने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। उसका बॉस गोपी जल्दी जल्दी से काम करके भीड़ खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन सरवना के साथ काम करने वाला गंगाधर असली सरकारी नौकरी करने वाला आदमी था, मतलब कि काम चोरी करने वाला आदमी। जैसे ही सरवना ऑफिस में आता है, गंगाधर हर बार कोई ना कोई बहाना करके चला जाता था, और अगर सिस्टम पर बैठा होता तो सर्वर नहीं चल रहा ऐसा बहाना करके चुपचाप गेम खेलता रहता है। मजबूरी में सरवना को ही सारा काम अकेले संभालना पड़ता है। दूसरी तरफ हम मित्रा को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिलहाल सरवना से उसका कोई रिश्ता नहीं था। बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर भाग गया था, तो मित्रा भी फिलहाल अकेली होती है। हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद मित्रा वापस घर आती है तो एक आदमी घर से उसका सारा सामान निकाल रहा होता है। मित्रा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो आदमी बताता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। तुमने जिस एजेंसी के जरिए मुझसे ये घर लीज पर लिया था वो फ्रॉड है। उन्होंने मुझे कोई रेंट नहीं दिया और भाग गए। ये सुनकर मित्रा शॉक्ड हो जाती है। उसने एजेंसी वालों को 3 लाख रुपए देकर घर लीज पर लिया था, लेकिन अब एक ही झटके में वो बेघर हो गई थी। मजबूरी में वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती है, अपने हालात बताती है, कहती है कि बस एक रात की बात है, कल कोई दूसरा घर देखकर मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। उसकी फ्रेंड भी उसे एक रात अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। इसके बाद हम जैकी और जानकी को देखते हैं। ये दोनों माँ बेटे हैं, लेकिन 2010 में सरवना और मित्रा से इनका कोई संबंध नहीं था। ये सब अलग अलग थे, लेकिन 2017 में ये एक ही फैमिली कैसे बन गए, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो में बने रहना। फिलहाल ये दोनों एक डॉक्टर के पास होते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर इन्हें बताता है कि जानकी को ब्रेन ट्यूमर है, जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी मौत हो सकती है। जैकी ये सुनकर घबरा जाता है। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन के लिए लगभग 7 से 8 लाख तक का खर्चा आएगा। जैकी के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना आसान नहीं था। जानकी उसे समझाती है कि बेटा, मेरे इलाज के लिए इतना परेशान मत हो और अपने सपने पर ध्यान दे। दरअसल जैकी फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। कई सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उसकी बात भी चल रही थी, लेकिन जैकी अपने सपनों को भूलकर हर हाल में अपनी मां का इलाज करवाना चाहता था। जब उसके पिताजी जिंदा थे तो इनकी जिंदगी काफी आसान थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सब कुछ एक ट्रस्ट को दान कर दिया था, और आज इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कोई इनकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं था। इधर सरवना अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या का कॉल आता है। वो बताती है कि पापा हम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं और तुम्हारे घर आ रहे
रहे हैं। ये सुनकर सरवना परेशान हो जाता है, भागते हुए घर जाता है, फटाफट से पूरे घर की साफ सफाई करता है। ऐश्वर्या अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आती है। सरवना अपने हाथों से चाय बनाकर उन्हें पिलाता है और फिर शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। शादी लगभग तय होने वाली थी, लेकिन तभी लोन वसूलने वाला उसके घर पहुंच जाता है। वो सबके सामने ही सरवना को बेइज्जत करता है, EMI भरने के लिए कहते हैं, लेकिन उस दिन सरवना के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये सब देखकर ऐश्वर्या के मम्मी पापा समझ जाते हैं कि सरवना की औकात क्या है। वो ऐश्वर्या को लेकर चले जाते हैं। एक तरफ सरवना को ऐश्वर्या के मम्मी पापा के सामने खुद को साबित करना था, दूसरी तरफ मित्रा को रहने के लिए एक घर चाहिए था और उधर जैकी को अपनी माँ का इलाज करवाना था। सबकी तरह इन तीनों को भी बस एक ही चीज चाहिए थी, पैसा। और यहीं से एक स्कैम की शुरुआत होती है। अगली सुबह सरवना होटल में नाश्ता करने के लिए जाता है तो होटल का मालिक उसे अपनी 12 दुकानों का पासबुक देता है। कहते हैं कि इसी पासबुक में कैश भी है, तो तुम बिजली का बिल जमा कर देना। सरवना ऑफिस जाता है तो लोन वसूलने वाला भी ऑफिस पहुंच जाता है। सरवना के पास आज भी पैसे नहीं थे। मजबूरी में वो होटल के मालिक ने जो पासबुक दिए थे उनका कैश निकालता है और रिकवरी एजेंट को EMI चुका देता है। ऑफिस की कॉपी में एंट्री कर देता है, हाथ से रसीद बनाता है। होटल के मालिक को पासबुक वापस कर देता है। कहता है कि प्रिंटर खराब था, इसलिए हाथ से रसीद बनाकर लाया हूँ। मालिक भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और इस तरह से सरवना को पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल जाता है। दूसरी तरफ हम मित्रा को देखते हैं। जिस तरह से उसके साथ फ्रॉड हुआ था, वो भी लोगों के साथ उसी तरह से फ्रॉड करना शुरू कर देती है। किराए पर घर दिलवाने वाली एक फर्जी एजेंसी शुरू करती है, मकान मालिकों के साथ फर्जी एग्रीमेंट बनाती है और फिर कस्टमर्स को उनका घर लीज पर देकर मोटी रकम वसूल लेती है। मकान मालिकों को टाइम टू टाइम किराया देती रहती है ताकि उसकी चोरी जल्दी से पकड़ी ना जाए और थोड़े टाइम में ही उसका धंधा भी अच्छे से सेट हो जाता है। इधर जैकी भी अपने पापा के ट्रस्ट के नाम से फेसबुक पर एक ऐड डालता है कि उसे जानकी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। लोग उस पोस्ट पर भरोसा करके अंधाधुंध पैसे भेजने लगते हैं और कुछ ही घंटों में इलाज के लिए पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। जैकी फिर से अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो ये डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को रिपोर्ट भेजता है। तो रिपोर्ट देखकर सीनियर डॉक्टर भड़क जाता है कि तुझे रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता, मामूली से सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर बता रहा है। मतलब कि ये एक झोला छाप डॉक्टर था। खैर, इसके बाद वो जैकी को बताता है कि अब आपकी माँ का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो दवा दी थी उसी से ठीक हो गया है। ये सुनकर जैकी खुश हो जाता है। दोनों घर वापस आते हैं। जैकी सबको उनका पैसा वापस करना चाहता था, लेकिन जानकी कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैकी को फिल्मों में हीरो बनने तक इस नाटक को जारी रखने के लिए कहती है। इधर सरवना अपने फ्रेंड सत्या से मिलता है जो ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था। वो सरवना को बताता है कि मेरी कंपनी में कई सारे लोग हैं जो पर्सनल ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी पर्सनल ट्रेडिंग करके 60% तक का रिटर्न बना सकता हूँ। सरवना को आइडिया अच्छा लगता है। वो सत्या से कहता है कि पैसे मैं तुझे दूंगा, तू बस ट्रेडिंग पर ध्यान दे। वो अपने ऑफिस जाता है तो हमेशा की तरह गंगाधर आज भी बहाना करके ऑफिस से चला जाता है। इसके बाद सबकी नजरों से बचकर सरवना प्रिंटर के अंदर एक मैग्नेट डाल देता है जिससे कि प्रिंटर काम करना बंद कर देता है। बाहर बिजली का बिल जमा करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वो लोगों से कहते हैं कि प्रिंटर खराब है और रजिस्टर में एंट्री करके सबको मैनुअली रसीद बनाकर देने लगता है। पैसे सरकारी खाता में जमा करने के बजाय खुद के बैग में रख लेता है। शाम को वही पैसे सत्या को दे देता है। सत्या उन पैसों से ट्रेडिंग करके मस्त प्रॉफिट बनाने लगता है। धीरे धीरे सरवना के पास पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो गंगाधर को यकीन दिला देता है कि प्रिंटर मशीन सच में खराब है, कभी चलने लगती है, कभी बंद पड़ जाती है। तो गंगाधर कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक नया प्रिंटर नहीं आता तब तक कॉपी में एंट्री करके कच्ची रसीद बनाकर दे दो। जब प्रिंटर बन जाएगा तो सर्वर पर चढ़ा देंगे। उसका बॉस गोपी पूछता है कि कच्ची रसीद क्यों बना रहे हो? तो गंगाधर कहता है कि ये जो भी कर रहा है करने दो, कुछ गड़बड़ हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब सरवना हर रोज किसी न किसी बहाने से गंगाधर को ऑफिस से बाहर घूमने के लिए भेज देता है। उसे घूमने को मिल रहा था तो उसे भी मजा आ रहा था। और इधर प्रिंटर खराब है, सिर्फ इतना बोलकर सरवना
सरवना रोज लाखों रुपए कमाने लगता है। उधर मित्रा भी अपने स्कैम से लाखों रुपए कमा रही थी, तो दूसरी तरफ जैकी भी इलाज के नाम पर वसूले गए पैसों से अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। इधर सरवना ऐश्वर्या के पापा से मिलने के लिए जाता है और इस बार वो पैसों वाला लड़का था, तो ऐश्वर्या के पापा भी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। दोनों की सगाई भी करवा देते हैं। अब सरवना के पास पैसे आ रहे थे, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं होता। वो और ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता है, अपनी खुद की एक इन्वेस्टिंग कंपनी खोल लेता है। लोग उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं। इधर मित्रा और जैकी और उसकी माँ का भी लालच बढ़ता ही जा रहा था। ये लोग भी ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और तब उन्हें सरवना की इन्वेस्टिंग कंपनी के बारे में पता चलता है। ये लोग भी सरवना की कंपनी में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं और यहीं से इनकी कहानी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। इधर सरवना अपने बचपन के एक दोस्त सबरी से मिलने जाता है। सबरी को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी। वो कहते हैं कि अगर मुझे पैसे मिल जाए तो 2 दिन में मैं उसे 15 करोड़ वापस कर दूंगा। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सरवना कहते हैं कि वो 10 करोड़ मैं लाकर तुझे दूंगा, 2 दिन बाद तो मुझे वापस कर देना। सबरी भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद सरवना अपने सारे पैसे कैश में इकट्ठा करता है और सारे पैसे लाकर सबरी को दे देता है। सबरी उसका बचपन का दोस्त था, उसने कई बार सरवना की मदद भी की थी, तो सरवना को यकीन था कि सबरी मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन अगली सुबह सरवना को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि कल रात कुछ गैंगस्टर ने सबरी को गोली मार दी है और उसके सारे पैसे लूट ले गए। उस एक रात में सब कुछ बदल जाता है। सरवना फिर से कंगाल हो जाता है। मित्रा और जैकी ने उसकी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो भी डूब जाते हैं। मकान मालिकों को टाइम पर किराया नहीं मिलता, तो मित्रा के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले मित्रा को अरेस्ट कर लेते हैं। उधर लोगों को पता चल जाता है कि जैकी की माँ बीमार नहीं है, वो झूठे इलाज के नाम पर लोगों से पैसे ठग रहा है। उसका भी सच सामने आ जाता है, तो पुलिस वाले जैकी और जानकी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। इधर जिनका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था, उनका कनेक्शन काट दिया गया था, वो सब कच्ची रसीद लेकर पावर हाउस के सामने हंगामा करने लगते हैं। सरवना का स्कैम भी सामने आ जाता है। पुलिस वाले सरवना को भी अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी मंगेतर ऐश्वर्या भी सगाई तोड़ देती है और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद इनके केस को इन्वेस्टिगेट करने आता है इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम। पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हो जाती है। मित्रा, जैकी और जानकी तीनों बताते हैं कि उन्होंने अपने पैसे सरवना को दिए थे। सरवना बताता है कि मैंने वो सारे पैसे सबरी को दिए थे, जो अब मर चुका है। पुलिस वाले केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन रात में एक पुलिस वाला फोन पर इनकाउंटर करने की बात कर रहा होता है। जिसे सुनकर ये चारों डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो मौत पक्की है। लेकिन तभी मौका पाकर सरवना पुलिस वाले पर हमला कर देता है, उसे खिड़की से बांध देता है और चारों एक साथ जेल से भाग जाते हैं। सरवना उनसे अलग होना चाहता था, लेकिन ये तीनों कहते हैं कि जब तक तू हमारे पैसे वापस नहीं कर देता, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। पिछले 7 सालों से ये सब एक साथ फैमिली बनकर रह रहे थे, लेकिन आज किसी ने मित्रा के बेटे जीवा का किडनैप कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी का चेहरा देखकर ये चारों शॉक्ड हो जाते हैं। वो कोई और नहीं, इनके केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम था। चारों घर वापस आते हैं। सरवना कहते हैं कि जीवा भले ही मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो मुझे अपना पापा मानता है। मैंने भी उसे हमेशा अपना बेटा ही माना है, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। वो जीवा को बचाने के लिए वापस मंगलापुरम जाने लगते हैं, तो मित्रा, जानकी और जैकी भी साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। एक परिवार की तरह चारों वापस मंगलापुरम आ जाते हैं। इंस्पेक्टर सुंदरम से मिलते हैं, जो कि अब रिटायर हो चुका था। वो इन चारों से बताता है कि तुम चारों जेल से भागे नहीं थे, मैंने तुम्हें जानबूझकर भागने दिया था ताकि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। ड्यूटी करते हुए मैंने जितनी भी कमाई की थी, वो सब मैं जुए में हार चुका हूँ और अब मुझे इतने पैसे चाहिए कि मरने तक खत्म ना हो। जानकी कहती है कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, तो सुंदरम तुरंत अपने आदमियों को कॉल करता है। फोन पर जीवा से इनकी बात करवाता है। जीवा बताता है कि वो एक फैक्ट्री में है और इन लोगों ने व्हीलचेयर को जंजीर से बांध कर रखा है। सिर्फ 2 लोग हैं जो उस पर नजर रख रहे हैं। फोन काटने के बाद सुंदरम कहते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो जीवा को भूल जाना। मजबूरी में ये एक बार फिर से स्कैम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसा प्लान चाहिए था जिसमें पैसे इतने ज्यादा हों कि मरने तक खत्म नहीं होना चाहिए।
तभी सरवना को याद आता है कि ऐश्वर्या के पापा भी टोल प्लाजा चलाते थे और उसमें बहुत पैसा आता था। अखबार में उसने एक खबर पढ़ी थी कि नाइजीरिया में कुछ लड़कों ने फर्जी टोल बूथ लगाकर करोड़ों का स्कैम किया था। उसे याद आता है कि मंगलापुरम के बाहर एक टोल बूथ है जो कुछ साल पहले बंद कर दिया गया है और यहाँ से सरवना एक फेक टोल प्लाजा लगाने का प्लान बनाने लगता है। सुंदरम को अपना प्लान बताता है, उसे रोहित नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मिलवाता है। उसने पानी से चलने वाला एक जनरेटर बनाया था। सरवना कहते हैं कि टोल प्लाजा से आने वाली इनकम कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगी, इसलिए उससे जो भी कमाई होगी वो सब इस जनरेटर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और आपके नाम का एक पेटेंट भी ले लेंगे। इससे मरने तक आपको पैसा आता रहेगा। सुंदरम को आइडिया अच्छा लगता है और इस स्कैम वाले प्लान को मंजूरी दे देता है। इसके बाद सरवना उससे पेटेंट एग्रीमेंट पर साइन भी करवा लेता है। लेकिन ऐसे स्कैम के लिए सबसे जरूरी था लोगों को यकीन दिलाना कि टोल प्लाजा सचमुच में खुलने वाला है। इसके लिए सरवना एक प्लान बनाता है। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर मंगलापुरम के सबसे ईमानदार जर्नलिस्ट के घर जाता है। पिज्जा में उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी। पिज्जा खाते ही जर्नलिस्ट बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मौका पाकर सरवना घर के अंदर जाता है और उसकी आईडी से टोल प्लाजा खुलने वाला है ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश कर देता है। उस एक आर्टिकल की वजह से पूरे शहर में खबर फैल जाती है। लोग टोल प्लाजा के बारे में बात करने लगते हैं और इधर सरवना फिर से ट्रेडिंग करने वाले अपने उस दोस्त सत्या से मिलने के लिए उसी होटल में जाता है, लेकिन उसने अपना भेष बदला हुआ था तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वो सत्या से कहता है कि मैं फिर से एक बड़ा स्कैम करने वाला हूँ, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। सत्या कहते हैं तेरे जाने के बाद मैं अपने पैसे लगाकर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं दोबारा इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। सत्या साफ साफ इनकार करके चला जाता है। इधर सरवना वापस अपनी टीम के पास आता है। अब उनका अगला टारगेट था एरिया का एमएलए। सरवना कहते हैं कि टोल प्लाजा ठीक से चलाने के लिए एमएलए की हेल्प चाहिए। एमएलए को धोखा देने के लिए वो एक और प्लान बनाते हैं। जैकी को कंपनी का आदमी बनाकर एमएलए के पास भेज देता है और खुद एक नाई बनकर मंत्री जी के पास पहुंच जाता है। बाल बनाता है तो मंत्री जी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर सरवना मेकअप के बहाने उनकी आंखों पर पट्टी लगा देता है, जिसके बाद मंत्री का फोन सरवना के कब्जे में होता है। इधर जानकी कंपनी की फर्जी सीईओ बनकर जैकी को कॉल करती है जो कि एमएलए के पास था। जानकी एमएलए से कहती है कि टोल प्लाजा के लिए आपको मंत्री जी ने बता दिया होगा, उद्घाटन आपको ही करना है। एमएलए कुछ सोच पाता उसके पहले ही एमएलए को मंत्री जी का कॉल आने लगता है। एमएलए फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से सरवना मंत्री जी की आवाज में उससे बात करता है, आदेश देता है कि उस टोल प्लाजा को जल्दी से शुरू करवाओ। एमएलए भी अपने काम पर लग जाता है। जानकी से कहता है कि आप लोग उद्घाटन की तैयारी शुरू करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इसके बाद जैकी कहते हैं कि पुलिस वालों का क्या करेंगे, अगर उन्हें शक हो गया ना तो हम सबको जेल में डाल देंगे। तो सरवना इसके लिए भी तैयारी करते हैं। वो भेष बदलकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस के सामने एमएलए के खिलाफ कंप्लेंट करता है कि कुछ लोग एमएलए के साथ मिलकर फर्जी टोल प्लाजा शुरू करने वाले हैं। तो पुलिस वाला तुरंत एमएलए को कॉल करता है तो एमएलए कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, भगाओ उसे वहां से। और इस तरह से सरवना पुलिस वालों को भी यकीन दिला देता है कि टोल प्लाजा सचमुच खुलने वाला है। कुछ दिन बाद एमएलए टोल प्लाजा का उद्घाटन कर देता है और इसके बाद पैसों की बारिश शुरू हो जाती है। रोज शाम को बैग भर भर कर पैसे आने लगते हैं। सरवना के कहने पर सुंदरम वो सारे पैसे वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगता है। अब सब कुछ सेट हो चुका था तो सरवना सुंदरम से जीवा को छोड़ने के लिए कहता है। तो सुंदरम कहते हैं कि मैंने ये कब बोला था कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। कहीं बाहर जाकर तुम लोगों ने मेरा पोल खोल दिया तो मैं क्या करूंगा, तुम चारों को मरना होगा, जिसके बाद मैं उस बच्चे को छोड़ दूंगा। ये सुनकर चारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरवना कहते हैं कि कम से कम आखिरी बार मुझे अपने बेटे से बात कर लेने दो। सुंदरम तुरंत अपने आदमियों को कॉल करते हैं। वो लोग जीवा से बात करवाते हैं। तो सरवना कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी व्हीलचेयर जंजीर से बंधी है, तुम नहीं, तो अपना लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर करो और भागो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीवा का पैर बिल्कुल ठीक है। वो उसी मोबाइल से सरवना को अपना लोकेशन भेज देता है और भागने लगता है। जिस जीवा को सब अपाहिज समझ रहे थे, दरअसल वो अपाहिज नहीं था। असल में जब ये लोग स्कूल में जीवा का एडमिशन करवाने गए थे तो स्कूल में कोई नॉर्मल सीट खाली नहीं थी, सिर्फ हैंडीकैप वालों की सीट बाकी थी। बच्चे का उसी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए इन लोगों ने नाटक किया था कि उनका बच्चा जीवा अपाहिज है। सरवना ने जीवा को कसम दी थी कि जब तक मैं ना कहूं घर के बाहर कहीं भी अपनी व्हीलचेयर से नीचे मत उतरना।
और आज सरवना के कहने पर जीवा भागता है। सरवना को लोकेशन मिल चुका था, जिसके बाद ये लोग सुंदरम को कमरे में ही बंद कर देते हैं और जीवा को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तभी सरवना का दोस्त सत्या भी वहां आ जाता है। अंदर ही अंदर वो पहले से ही सरवना की मदद कर रहा था। सब लोग गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। जीवा भागकर फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और ये लोग जीवा को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर सुंदरम अपने कमरे में था तो पानी वाला जनरेटर अपने आप ही बंद हो जाता है। सुंदरम तुरंत रोहित को कॉल करता है तो पता चलता है कि रोहित भी सरवना का दोस्त था। इस स्कैम में सरवना ने उसे भी शामिल कर लिया था और उन सब ने मिलकर सुंदरम को चूना लगाया था। सुंदरम कहता है कि इतना बड़ा स्कैम करके भी तुम नहीं बचोगे। टोल प्लाजा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब सरवना कहते हैं कि जब मैं उस रिपोर्टर के घर गया था तो मैंने वहां सबरी की फाइल देखी थी। उस दिन मुझे पता चला कि सबरी को तुमने ही मारा था। हमारी सारी परेशानियों की वजह तू ही है, तो हम तुझे कैसे छोड़ देंगे। तभी मीडिया में खबर वायरल हो जाती है कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम ने ही मंगलापुरम में फर्जी टोल प्लाजा बनाकर करोड़ों का स्कैम किया है। सरवना ने स्कैम के सारे सबूत मीडिया को दे दिया था। अधिकारी सुंदरम को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर सरवना और उसके साथी अब तक जो टोल कलेक्शन हुआ था वो सारे पैसे लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और अगर आपके साथ भी कभी स्कैम हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।